हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। तो क्लास आज हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। क्या होते हैं सूक्ष्म जीव? हमारे फ्रेंड होते हैं या फिर हमारे दुश्मन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे कवर करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में। क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है माइक्रो और दूसरा है ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म जीव भी कह रहे हैं, यानी ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, अगर हम आंखों से नहीं देख सकते हैं तो हम किस प्रकार से देखते हैं? हमने कहा हम एक यंत्र का यूज कर रहे हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप कह रहे हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी कह रहे हैं। और सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? वो यंत्र होगा जिसके माध्यम से हम किसी छोटे से जीव को देख सकते हैं। तो वहां पे कैसे देखा जा रहा है? तो हमने कहा जो सूक्ष्म जीव हैं वो इतने छोटे हैं, तो जब हम उसे सूक्ष्मदर्शी में रखेंगे तो उसका जो साइज है वो बड़ा होकर हमें दिखाई देगा। अब नेक्स्ट आता है, सबसे पहले बात करेंगे कि जो चैप्टर हमें बता रहा है, चैप्टर का नाम हमें क्या कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त होते हैं या फिर दुश्मन होते हैं। तो इस पे आने से पहले ये बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं। हमने कहा हमारा जो पर्यावरण है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, सब जगह ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की थी। हमने कहा था बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, वायरस होते हैं, और ये सब जगह पाए जाते हैं। ये किसी नॉर्मल कंडीशन से लेके किसी एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं। अब एक्सट्रीम कंडीशन क्या है? हमने कहा बहुत अधिक तापमान में भी ये पाए जाएंगे, बहुत कम तापमान में भी ये पाए जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन में भी पाए जाएंगे, यानी कि जहाँ जीवन संभव नहीं होता है वहां भी ये पाए जाते हैं। दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब दो प्रकार के बैक्टीरिया इसी बेसिस पे होते हैं कि कौन से बैक्टीरिया यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं और कौन से बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। इन शॉर्ट हमें क्या पता चला, जहाँ पे भी हम रहते हैं, हमारे पर्यावरण में जहाँ पे भी हम रहते हैं, जहाँ पे जीवन संभव है वहां पे भी पाए जाएंगे, जहाँ पे जीवन संभव नहीं है वहां पे भी पाए जाएंगे। अब सूक्ष्म जीवों की जब बात हो रही है तो सिर्फ वहाँ पे जीवाणु की बात नहीं होगी, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी कैटेगरी हम देखेंगे। अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे पास आते हैं। अभी हमने जान लिया है कि सूक्ष्म जीव। अब सेकेंड बात ये भी आती है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव बहुकोशिकीय भी यहाँ पे हो सकते हैं अपवाद के तौर पे। मेनली क्या होगा? एक कोशिकीय होंगे। अब एक कोशिकीय से क्या मतलब है? यानी कि यूनिसेलुलर। तो जब आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा तो हमने जाना है कि पूरी बॉडी का जो फॉर्मेशन है, पूरे शरीर का जो निर्माण है वो कोशिका से होता है, यानी कि कोशिका ही हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई से क्या मतलब है? हमने कहा सेल के साथ सेल जुड़ा होगा, फिर सेल के साथ सेल जुड़ा होगा, इस प्रकार से सेल का एक गुच्छा बना था और उस गुच्छे को हमने नाम दे दिया है टिश्यू। यानी हम सेल कब कह रहे हैं? सेल यानी कि कोशिका हम तब कह रहे हैं जब उसकी संख्या एक थी। जब बहुत सारे वहां पे कोशिकाओं का गुच्छा हो गया उसे हमने कहा ये क्या है? एक टिश्यू है, एक ऊतक है। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के गुच्छे बने। अब हमने क्या कहा कि बहुत सारे टिश्यू को मिलके, बहुत सारे ऊतकों को मिलके यहाँ पे अब अंग बन गए हैं। अंग यानी कि कोई भी ऐसा अंग, कोई भी ऐसा ऑर्गन जो किसी कार्य को कर रहा है। जैसे कि हमने कहा हाथ, हाथ हमारा कुछ कार्य कर रहा है। जैसे कि हमने कहा पैर, पैर भी हमारा कुछ कार्य कर रहे हैं। ये अंग है हमारे, ये क्या है? बाह्य अंग है, यानी कि एक्सटर्नल ऑर्गन है। वही हम बात करें आंतरिक अंगों की, तो आंतरिक अंग भी हमारे, हमने कहा किडनी भी हमारे पास होती है, हार्ट भी हमारे पास है। अब यहाँ पे अंगों का निर्माण है तो बहुत सारे अंगों से यहाँ पे तंत्र का निर्माण हो रहा है। तो तंत्र का निर्माण हो रहा है, यानी कि अब क्या होगा? हमने कहा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में सिर्फ एक अंग नहीं है, एक ऑर्गन नहीं होगा, बहुत सारे ऑर्गन होंगे। तो ये हम बातें किसकी कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यानी कि वो जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं या फिर असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। बात करते हैं एक कोशिकीय जीवों की। एक कोशिकीय जीव क्या होगा? एक ही कोशिका वहां पे होगी, सिर्फ सिंगल सेल वहां पे होगा। वहां पे टिश्यू नहीं बनेगा, ऊतक नहीं बनेगा, वहां पे अंग नहीं बनेंगे, वहां पे जो अंग का जो तंत्र है वो नहीं बनेगा। एक ही कोशिका के अंदर सारी ही प्रक्रियाएं चल रही हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम मानते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल के अंदर सारी क्रियाएं वहां पे हो रही हैं।
तो ये बात कर ली हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमने कहा सारी ही जगह पे पाए जाते हैं, जहाँ पे जीवन संभव नहीं है वहाँ पे भी पाए जा रहे हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। ये चैप्टर कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं या फिर हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कहने का मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या तो वो हमारे फ्रेंड होंगे, हमारे मित्र होंगे, या फिर वो हमारे क्या होंगे, दुश्मन होंगे। क्या क्या होता है यहाँ पे? तो जब भी बात आती है सूक्ष्म जीवों की या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो हमें लगता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, यानी कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो हमें पता ये चला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों होंगे, हमारे मित्र भी हैं तो हमारे दुश्मन भी हैं। अब अलग अलग प्रकार के यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देखोगे कुछ जो जीवाणु होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। वहीं कुछ जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए भोजन के निर्माण में सहायता करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमने देखा था वो देखा था दूध से दही का निर्माण। अब हमने पढ़ा था कि जो दूध से दही का निर्माण हो रहा है वो एक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हो रहा है, यानी जीवाणु की उपस्थिति में हो रहा है। अगर वो जीवाणु वहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, दही का निर्माण नहीं होगा। तो यानी सीधे सीधे हमें क्या है, एक भोज्य पदार्थ हमारा कम हो गया है। अब ये भोज्य पदार्थ कम हो गया है तो हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि दही के क्या क्या कार्य हैं। हमने कहा दही में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 किस किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपका होमवर्क होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है विटामिन B12 के क्या कार्य होते हैं जो कि दही में पाया जा रहा है। और क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो जीवाणु है वो दूध से दही का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि आगे हम जानेंगे कुछ बीमारियां जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती हैं, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों की भूमिका इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा जब दूध से दही के निर्माण में यहाँ पे सूक्ष्म जीव की इम्पॉर्टेंट भूमिका है। अगर सूक्ष्म जीव नहीं होगा तो दही का निर्माण नहीं होगा। तो आइए हम डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक को क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है उपयुक्त शब्द का यूज करके। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या आए हैं। सबसे पहला है हमारे पास ए। जो पहला कथन है उसमें कहा जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो किसकी सहायता से देखे जाते हैं। तो हमने कहा था कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए ऐसे यंत्र का हम प्रयोग करते हैं जो क्या करेगा, उस जीव का जो साइज होगा उस साइज को बड़ा करके हमें दिखाएगा। जैसे कि आजकल हम क्या करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन में आप एकदम ज़ूम कर देते हो, तो ज़ूम करके हमें क्या होता है, जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा हमें दिखाई देती हैं। जैसे दूर की चीज़ों को हम ज़ूम करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बड़े होकर हमें दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसा ही होता है किसमें, सूक्ष्मदर्शी में। आंसर हमारे के पास क्या आएगा, हमने कहा सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो पूरा आंसर होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी क्या करेगा, वहाँ पे जूम कर देगा, जूम करेगा तो उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। सेकेंड जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें हमसे कहा गया है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड इन्हांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की गई है, यानी कि शैवाल की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कुछ चीज को यहाँ पे फिक्स करती है। अब जब उसने फिक्स किया तो वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस कर देती है। अब फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो मिट्टी है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देती है। अब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या होती है, हमने कहा किसी मिट्टी में अगर हम फसल को बो रहे हैं तो उस फसल के को उपजाने की जो क्षमता है उसे हम क्या कह रहे हैं, उपजाऊ क्षमता कह रहे हैं। यानी किसी मिट्टी में अगर फसल बहुत अच्छे से उग रही है तो हमने कहा मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है। अगर किसी मिट्टी में फसल अच्छे से नहीं उग रही है, उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमने कहा इस मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम है। अब ऐसा क्या होता है मिट्टी में कि जो उपजाऊ क्षमता कम या ज़्यादा हो जाती है, तो
ये इस पे डिपेंड करता है कि जो मिट्टी है वो प्लांट को ऐसा क्या दे रही है कि जो प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की जो वृद्धि है वो अच्छे से हो रही है। हमने कहा प्लांट्स क्या लेते हैं मिट्टी से, मिनरल्स को लेते हैं, यानी कि पोषक तत्वों को लेते हैं, जल को लेते हैं। इसका मतलब जिस मिट्टी में अधिक पोषक तत्वों की मात्रा होगी, अधिक मिनरल्स की मात्रा होगी, वो मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ होगी। और जिसमें कम वहाँ पे पोषक तत्वों की मात्रा होगी, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या होगी, कम होगी। तो आंसर क्या आएगा, हमने कहा ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ ऐसा तो यहाँ पे फिक्स कर रहा होगा जिससे कि जो प्लांट है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ रही होगी, यानी कि वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, न्यूट्रिएंट वहाँ पे ऐड हो रहे होंगे। तो जब भी फिक्सेशन की बात आती है तो फिक्सेशन की बात में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नाइट्रोजन। आंसर हमारा क्या आएगा, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन फिक्स होने से क्या हुआ, नाइट्रोजन से ही क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, प्लांट में प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। जो प्रोटीन आप और हम कंज्यूम करते हैं, ग्रहण करते हैं पादपों से, वो यही नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण होता है। तो पूरा आंसर क्या आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। कहाँ से, जो हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमोस्फेयर में होती है फ्री फॉर्म में। अब वहाँ पे क्या होंगे, कुछ ऐसे माइक्रोब होंगे जो उस नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, यानी कि चेंज कर देंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे कि प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता है, वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। थर्ड जो हमारे पास आता है उसमें कहा गया है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, यानी कि जो अल्कोहल है उसका जो प्रोडक्शन है वो किसकी हेल्प से किया जा रहा है, अल्कोहल बनाई जा रही है वो किसकी हेल्प से बनाई जा रही है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अल्कोहल का निर्माण है वो सूक्ष्म जीव यहाँ पे क्या होंगे, यूज होंगे। और कौन सा सूक्ष्म जीव यहाँ पे है, हमने कहा ईस्ट है। अब ईस्ट यहाँ पे आ गया, आपको ये याद रखना है कि अल्कोहल का फॉर्मेशन जहाँ पे भी हो रहा है वहां पे ईस्ट का नाम आएगा। और ईस्ट क्या है, ईस्ट एक कवक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन किस ग्रुप से रिलेटेड है, हमने कहा ईस्ट क्या एक फंजाई है, एक कवक है यहाँ पे। इस प्रकार से हमारा आंसर आया। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है कोलेरा इज कॉज्ड बाय, यानी कि कोई एक बीमारी है कोलेरा और वो किसके द्वारा यहाँ पे होती है। आंसर में हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, हमने कहा था बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और बैक्टीरिया का नाम भी हमारे पास आया है, हमने कहा विब्रियो कोलेरा। देखिए अब इसी क्वेश्चन में हमें आंसर मिल गया है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे मित्र भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात करें, हमने कहा यहाँ पे अल्कोहल का निर्माण हो रहा है ईस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे दोनों में क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव हमारी सहायता कर रहे हैं, एज अ फ्रेंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। वही हम बात करें, हमने कहा बैक्टीरिया की, यहाँ पे हम बात करें जिसका नाम है विब्रियो कोलेरा। तो ये क्या कर रहा है, बीमारी को यहाँ पे कॉज कर रहा है, बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। वही हमने एक और बैक्टीरिया की बात की थी जिसे हमने कहा था कि जिस बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, दही का निर्माण होता है, जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम जिसे कहते हैं, LAB हमने उसे कहा था। हमने कहा दूसरा जो बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस इसका नाम होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, यहाँ पे दही का निर्माण कर रहा है। देखिए अब दोनों ही देख लिया हमने, हमने कहा ये भी एक बैक्टीरिया है और ये भी एक बैक्टीरिया है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे एज अ फ्रेंड हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें दही प्रोवाइड करा रहा है। और यही अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। यानी कि दोनों अलग अलग जो सूक्ष्म जीव हैं वो अलग अलग भूमिका हमारी लाइफ में यहाँ पे निभाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अपने आंसर लिखेंगे। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न हमारे पास आता है, चलिए इसमें हमारे पास जो MCQ में क्वेश्चन आए हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पास आता है। हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर को यहाँ पे टिक करना है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो है ए, और इसमें हमसे कहा गया है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि खमीर का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। हमें बताना है इसका यूज कहाँ किस चीज के लिए, उत्पादन के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, शुगर के यानी कि चीनी के उत्पादन के लिए। सेकंड है अल्कोहल के,
उत्पादन के लिए, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन के लिए, और लास्ट है ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए। अभी हमने ईस्ट के बारे में पढ़ा था। सेम क्वेश्चन हमारे पास किसमें आया था, जब हम फिल इन द ब्लैंक्स को कर रहे थे। आंसर हमारे पास क्या था, ईस्ट का उपयोग कहाँ पे हो रहा है, अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए हो रहा है, यही हमने पढ़ा था। प्लस हमने क्या पढ़ा था, ईस्ट क्या है, एक फंजाई है, एक कवक है जिसका उपयोग अल्कोहल के निर्माण में हो रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो है सेकंड ऑप्शन। इसके बाद जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड हमारे पास आती है बी, उसमें हमसे पूछा गया है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, यानी कि हमें बताना है निम्नलिखित में से एक प्रति जैविक है, ये हमें बताना है। एंटीबायोटिक्स के बारे में बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। एंटी यानी कि जो विरोध में होगा, बायोटिक यानी कि जो बैक्टीरिया के विरोध में जो कार्य कर रहा होगा उसे हमने कहा एंटीबायोटिक। यानी कि जब भी क्या होगा, कोई बीमारी अगर बैक्टीरिया से रिलेटेड है तो वहां पे एंटीबायोटिक का निर्माण होगा। प्लस आपको एक चीज और याद रखनी है कि सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन, और इसे डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत बार आता है कि जो एंटीबायोटिक है वो किस पे कार्य करेगी, हमने कहा कि वो बैक्टीरिया पे कार्य करेगी। लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो एंटीबायोटिक्स है क्या वो वायरस पे भी कार्य करती हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरस पे कार्य नहीं करेंगी। थर्ड जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि सबसे पहली जो एंटीबायोटिक्स है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पेनिसिलिन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि जो पेनिसिलिन जो यहाँ पे एंटीबायोटिक है उसकी खोज किसने की है, तो उसकी खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से जो एंटीबायोटिक है वो कौन सी है। सबसे पहले कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकंड कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड कह रहा है अल्कोहल, और लास्ट कह रहा है ईस्ट। देखिए अगर ईस्ट की हम बात करें तो ईस्ट क्या है, यहाँ पे एक कवक है। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, यानी कि और अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये क्या है, एक केमिकल है। आंसर हमारे पास क्या बचा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ पे क्या है, एंटीबायोटिक है, यानी कि इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, जहाँ पे कुछ बैक्टीरिया से रिलेटेड जो बीमारियां हो रही होंगी वहाँ पे इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, जो स्टेटमेंट आती है वो है स्टेटमेंट नंबर सी, और जिसमें हमसे कहा गया है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन्स इज, यानी कि मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक है। अब देखिए क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मलेरिया जो बीमारी है वो प्रोटोजोआ के द्वारा हो रही है, वो प्रोटोजोआ के द्वारा हो रही है। अभी तक आप ये भी देखते चले जाएंगे कि कितने कितने प्रकार के सूक्ष्मजीव हमारे पास आ रहे हैं। हमने बैक्टीरिया की बात कर ली है, हमने फंजाई यानी कि कवक की बात कर ली है, अब हमारे पास प्रोटोजोआ भी आ गया है। तो जब हमने बात की बैक्टीरिया की तो दोनों ही रूप में हमें बैक्टीरिया मिल गया है, एज अ फ्रेंड भी एज अ फो भी, यानी कि जहाँ पे बैक्टीरिया हमारी मदद कर रहा था हमें उस रूप में भी बैक्टीरिया मिल गया है जब हमने लैक्टोबैसिलस की बात की थी। और जब वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जैसे कि कोलेरा, तो वहाँ पे भी हमें बैक्टीरिया मिल गया है। अगर हम बात करें फंगस की, फंजाई की, तो हमें ईस्ट मिल गया है। ईस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटोजोआ। तो अभी हमें बताना है कि प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया को उत्पन्न करता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई है। अब प्रोटोजोआ का जो वाहक होता है, वाहक यानी कि यहाँ पे जो कैरियर होता है जो फैलाने का काम करता है, जो संक्रमण करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जो संक्रमण को फैलाता है। दो प्रकार की बीमारियां हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कुछ बीमारियां संक्रमित होती हैं और कुछ बीमारियां संक्रमित नहीं होती हैं। तो जो मलेरिया है आपने देखा होगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करता है, फैलता है। तो किसकी वजह से फैलता है, पहला हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन में है वो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, सेकंड है कॉकरोच, थर्ड है हाउस फ्लाई, और लास्ट है बटरफ्लाई। तो हमें ये बताना है कि प्रोटो यहाँ पे जो फैला रहा है, जो मलेरिया है वो कौन इसे फैला रहा है। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो ये है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज इज। यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, संचारी रोगों की बात हो रही है, और सर्वाधिक कौन इसे फैलाते हैं ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन में क्या आपको बताना है, यहाँ पे आपको कैरियर बताना है और यहाँ पे आपको ये बताना है कि सबसे अधिक कौन बीमारियों को फैलाता है। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फीमेल एनोफिलिस। जो एनोफिलस जो मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, मलेरिया को फैलाने का कार्य करती है।
और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें, हमने कहा आंट यानी कि चींटी है, हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी है, ड्रैगन फ्लाई है और स्पाइडर है। तो कौन हमारा आंसर आएगा? आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो संचारी रोग होते हैं, वो यहाँ पे घरेलू मक्खी फैलाती है। क्यों? क्योंकि घरेलू मक्खी उसी टाइम वो किसी संक्रमित व्यक्ति की बॉडी पे होगी और उसी वक्त वो हमारे पास आ सकती है, हमारे भोजन में आ सकती है। तो इस प्रकार से क्या करती हैं, जो बीमारियां होती हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला सकती हैं। आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे? सेकंड आंसर हमारा आएगा। इस प्रकार से आप अपने आंसर्स को यहाँ पे करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये कह रही है द ब्रेड और इडली डो राइज बिकॉज ऑफ, यानी कि ब्रेड या इडली का आटा किसके कारण फूलता है। आपने देखा होगा कि जब ब्रेड का निर्माण होता है तो वो जो आटा होता है, कुछ देर अगर आप उसे खुला छोड़ देते हो तो वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो वो हमें बताना है किसके कारण फूलता है। पहला जो ऑप्शन कह रहा है हीट यानी कि ऊष्मा के कारण फूलता है, ग्रिंडिंग के कारण फूलता है, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल यानी कि ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण फैलता है, या फिर सान्ना यानी कि नीडिंग के द्वारा फैलता है। ये हमें बताना है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? थर्ड यहाँ पे सही आंसर होता है, क्योंकि जब ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि होती है, हमने कहा, अब ईस्ट का जब नाम आया तो हमने कहा ईस्ट का नाम कहाँ पे आता है? जहाँ पे भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? ईस्ट का ही नाम आएगा। हमने कहा ईस्ट की कोशिकाएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। एक तो चीज ये हो रही है कि वहां पे अल्कोहल का निर्माण हो रहा है जब ईस्ट की कोशिकाएं बढ़ रही हैं। दूसरी प्रक्रिया वहां पे क्या होती है? दूसरा ये होता है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। दोनों ही चीजों का वहां पे निर्माण हो रहा है। अब जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड? हमने कहा गैस है, गैस यहाँ पे। अब यहाँ पे इस प्रकार से अगर हमारे पास ये आटा रखा हुआ है इस स्टेट में, तो ये क्या था? पहले यहाँ पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे आपको कोई भी पोर्स, कोई भी छिद्र यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। कुछ देर आपने छोड़ा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने, एक तो इसका साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आपको कुछ छिद्र देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको पोर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो क्यों यहाँ पे हो रहा है? क्योंकि हमने कहा एक तो अल्कोहल का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अब देखिए, अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर यहाँ पे जो ब्रेड है, ब्रेड का जो आटा है, वहाँ पे अल्कोहल का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब कि जब आप ब्रेड को कंज्यूम करते हो तो वहाँ पे आप अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जिस अल्कोहल का निर्माण हो रहा है वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है। इतनी कम मात्रा में कि जो अल्कोहल है वो वहाँ पे क्या हो जाती है? वहाँ पे उसका इवेपोरेशन हो जाता है, यहाँ पे कोई भी अल्कोहल नहीं बचती है। तो हमने कहा यहाँ पे कुछ मात्रा में अल्कोहल का निर्माण हो रहा है, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बन रही है, गैस वहाँ पे बन रही है, तो गैस का स्वभाव क्या होता है कि गैस एक जगह पे नहीं रहती है, गैस एक जगह से दूसरे स्थान पे बह जाती है, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में बह जाएगी। अब क्या होगा? गैस को यहाँ से बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए क्या होगा? जब गैस यहाँ से बाहर निकलेगी तो इस आटे में हमें बहुत सारे क्या होंगे? बहुत सारे छिद्र हमें दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो CO2 है वो बाहर निकल रही है। अब जब यहाँ पे छेदों का निर्माण होगा, छिद्रों का निर्माण होगा, तो ये जो आटा है वो फूल जाएगा, क्योंकि जो गैस है वो प्रेशर लगा रही है इस आटे पे। इस आटे पे क्या लगा? प्रेशर लगा, और प्रेशर लगा तो आटा फूल गया, फूला और वहाँ पे छिद्र बन गए, क्योंकि वहाँ से क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल गई है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन होता कि जो ब्रेड या इडली का आटा किसके कारण फूलता है, यहाँ पे CO2 के फॉर्मेशन, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ CO2 होता है, तो हम उसे वहाँ पे क्या करते? टिक करते, क्योंकि मेनली जो आटा फूल रहा है वो CO2 के फॉर्मेशन, CO2 के निर्माण के द्वारा हो रहा है। लेकिन CO2 का निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है, तभी ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो हम कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर थर्ड को, जिसमें हमें बता रहा है कि जब ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो यहाँ पे इडली या फिर जो ब्रेड का जो आटा है वो फूल जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें हमसे पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, यानी कि शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहते हैं?
तो क्या हो रहा है, शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन हो रहा है और अल्कोहल का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी ईस्ट का क्या हो रहा होगा, यूज हो रहा होगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी कि अल्कोहल के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहला कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड कह रहा है मोल्डिंग, थर्ड कह रहा है फर्मेंटेशन और लास्ट कह रहा है इन्फेक्शन। तो देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे रिलेटेड था, हमने कहा था कि मिट्टी में जब मिनरल्स की मात्रा या न्यूट्रिएंट की मात्रा या पोषक तत्वों की मात्रा जब बढ़ानी हो तो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा, जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो चेंज होगी, यानी पहले N2 की फॉर्म में थी, अब नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में आ जाएगी, और जिससे कि जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाएगी और प्लांट वहाँ पे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकेंगे। यानी यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं हमने पढ़ा है कि अल्कोहल का कहीं निर्माण हो रहा है या फिर शर्करा का कुछ यूज है, तो पहला ऑप्शन हमारा हट जाता है। मोल्डिंग जैसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा था। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है संक्रमण, उसमें क्या कह रहा है, संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। ये क्या बता रहा है, कुछ किसी बीमारी का संकेत दे रहे हैं कि यानी कहीं पे कोई सेल है, कोई कोशिका है वो डैमेज हो जाती है, यानी कि डैमेज कोई भी पार्ट उसका क्या है, डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम किसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। तो ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जहाँ पे कि शर्करा से अल्कोहल का निर्माण होगा, यहाँ पे जो मुख्य उत्पाद होता है वो यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल होगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने जो आंसर्स हैं उन्हें यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न हमारे पास आता है वो है मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। यानी कि कॉलम ए में जो ऑर्गेनिज्म है हमें उन्हें कॉलम बी से मैच कराना है उनके एक्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉलम ए में क्या है, बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, लैक्टोबैसिलस है, ईस्ट है, प्रोटोजोन है और लास्ट है वायरस। और ऑप्शन बी में क्या है, फिक्सिंग नाइट्रोजन, सेटिंग ऑफ कर्ड, थर्ड है बेकिंग ऑफ ब्रेड, बी है कॉजिंग मलेरिया, ई है कॉजिंग कोलेरा, एफ है कॉजिंग एड्स और लास्ट है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैच करना है कॉलम ए से कॉलम बी को। कॉलम ए में सबसे पहले हमारे पास आता है बैक्टीरिया, हमें बताना है बैक्टीरिया का क्या कार्य है, राइजोबियम का क्या कार्य है, लैक्टोबैसिलस का क्या क्या कार्य है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है ये, बैक्टीरिया का जो कार्य है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कॉजिंग कोलेरा, यानी कि कोलेरा को क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है। अगर हम राइजोबियम की बात करें तो राइजोबियम क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स यहाँ पे कर रहा है। लैक्टोबैसिलस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दूध से दही का निर्माण कर रहा है। अब ये सारे ही क्या है, बैक्टीरिया है। यहाँ पे हमें बता रहा है कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल हैं, यानी कि हमें कुछ फायदा पहुंचाते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ईस्ट की हम बात करें तो हमने कहा बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड के निर्माण में क्या है, ईस्ट का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट हमने कहा प्रोटोजोन, तो प्रोटोजोन क्या कॉज करता है, मलेरिया यहाँ पे कॉज करता है। और लास्ट हमारे पास आता है वायरस, वायरस क्या यहाँ पे कॉज कर रहा है, एड्स कॉज कर रहा है। अब हमने बात कर ली थी, हमने बैक्टीरिया की बात कर ली है, हमने फंजाई की बात कर ली है, प्रोटोजोन की बात कर ली है। नेक्स्ट जो हमारे पास सूक्ष्म जीव आया है वो है वायरस। और वायरस का हमारे पास क्या यहाँ पे रिजल्ट आया, हमने कहा वायरस क्या करता है कि एक बीमारी को कॉज करता है जिसे हम एड्स कहते हैं। और एड्स को कॉज करने वाले वायरस का क्या नाम है, हमने कहा उसका नाम है HIV। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, कॉलम को यहाँ पे मैच करेंगे। तो क्लास हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे रिवाइज किए हैं, आपको क्या करना है, घर जाके उन्हें पढ़ना है और समझना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।